हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 70 एमसीक्यू आज हम लोग सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि टाइम आपका बोर्ड में लगने वाला। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ला रहा हूं जिसको मैं सॉल्व करूंगा और विद एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन ये है, टिक 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 टिक, मतलब करना क्या, आपको पहले ट्राई करना है फिर हम भी सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। इनमें से कौन है जो अमॉर्फस सॉलिड है? तो मैं आपको बता दूं, अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इरेगुलर अरेंजमेंट होता है और ग्लास इसके एक एग्जांपल में आता है, मतलब ग्लास इज अ राइट आंसर। बाकी आपका डायमंड, ग्रेफाइट और कॉमन सॉल्ट, ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल में आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर कहता है, द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज सॉलिड इज टिक 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 टिक। कर लिया? चलिए मैं आंसर बता रहा हूं। द राइट आंसर इज 4। कैसे सर? तो यहां पे ये देखो कि हमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है एफसीसी में, और एफसीसी यूनिट सेल में आपको पता है कि अगर आप ये यूनिट सेल बना रहे हो एफसीसी का, तो इसके 8 कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। ये 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है और 8 कॉर्नर के अलावा गाइज इसके फेस पर है। एक फेस यहां, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब अगर कॉर्नर पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स था, यूनिट सेल में उसका पार्टिसिपेशन 1/8 का है, और ऐसे कितने कॉर्नर है? तो 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट इज द नंबर 1। एंड द सेकंड वन इज फेस। फेस का पार्टिसिपेशन इस यूनिट सेल में कितना आ रहा? हाफ। तो यहां कह सकते हैं हाफ इंटू 6, ये कट गया गाइस 3, टोटल आ गया 4। नंबर ऑफ एटम इज राइट आंसर इज 4। समझ गए हो? चलो, समझना ही है आप लोगों को। इसी तरह से नंबर ऑफ यूनिट सेल किसी का भी आ सकता है, जिस तरह मैंने बताया अभी एफसीसी, ऐसा बीसीसी भी हो सकता है और एससीसी भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है थर्ड। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने का क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इस क्वेश्चन को बनाने में, देन मैं आंसर पे बात करता हूं। हो गया? चलो, द राइट आंसर इज सी। सी कैसे सही होगा इसका हम लोग कैलकुलेशन करके ही बता सकते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लो। 280 पिकोमीटर है। क्या है सर? तो 280 पिकोमीटर जो दिया हुआ है वो आपका एज दिया हुआ। एज का मतलब ए इज इक्वल टू 280 पिकोमीटर और आपका बीसीसी मॉडल। बीसीसी में आपने पढ़ा होगा, बी ऐसे लिखते हैं जिसमें 1 2 3 लाइन है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। ये 3 लाइन रिप्रेजेंट करेगा 3a इज इक्वल टू 4r। एक रिलेशन आपको याद रखना। सर एफसीसी रहा तो एफ के लिए यहां पे एक लाइन, 2 लाइन, 2 का मतलब रूट 2a इज इक्वल टू 4r। बस अंतर कहां है? 2 में और 3 में। अब वो अंतर आप पकड़ लिए। अगर ये अंतर पता चल गया तो हमको निकालना क्या है? रेडियस r। तो आपको रिलेशन पता है, बीसीसी में हो जाएगा रूट 3a इज इक्वल टू 4r। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस? रूट 3a बाई 4। रूट 3 का मान पुटअप करना 1.732, a का मान दिया हुआ 280 डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे 2, कितना जाएगा? 140। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा? 70। 70 को इतना से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 121.24 पिकोमीटर। क्लियर गाइस? चलो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ट्राई करो बनाने का क्योंकि आज का जो हमारा सबक है वो पहले आपका है उसके बाद मेरा है। वीडियो को पॉज करके एक बार बनाना। मैं उतनी देर तक नहीं रुक सकता हूं वीडियो को, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को पॉज करके बनाना, फिर आंसर मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई कर लो एंड देन हम लोग आंसर पे आप बात करते हैं कि द राइट आंसर इज ए बी, मतलब ए आंसर इसका सही होगा। वो कैसे सर? आपको मैं बता रहा हूं। एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें यूनिट सेल ए है और दूसरे का है बी, मतलब दो चीज का बना है, ए और बी का। क्लियर? एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंस्टिट्यूएंट ए एट द कॉर्नर। ए एटम कहां है? कॉर्नर पे है। सही है, ए कॉर्नर पे है। तो आप यहां देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कॉर्नर के लिए क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। ये कॉर्नर पे कौन है? कॉर्नर पे हमें कहा गया कि ए कॉर्नर पे है, तो ए 1 है। चलिए ठीक है सर, ए हमको ए पता चल गया। ऑफ अ यूनिट एंड बी आयंस ऑन द सेंटर। बी वाला एटम का है सेंटर पे, और सेंटर में तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पूरे यूनिट सेल में एक ही आता है। दैट इज कंसीडर एज बी। तो बी भी एक हुआ, तो ए एक बी एक, तो दोनों को मिलाकर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी। क्लियर? वही अगर एफसीसी होता तो ए 1 हो जाता और बी अगर फेस पे है तो बी का नंबर कितना होता? 3। तो दैट इज द फॉर्मूला ए बी 3। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5।
फाइव क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट शो आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन है जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं शो करता है। जैसे बेंजीन टॉलिन, ये आइडियल सॉल्यूशन शो करता है। हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन शो करता है। इथेन एंड इथाइल आयोडाइड, ये भी आपका आइडियल सॉल्यूशन शो करता है। तो नहीं कौन करता है, तो नहीं है क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। द राइट आंसर इज डी। सर आपको कैसे पता, मुझे याद है, आपको भी याद करना होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है। आप इसको ट्राई करोगे टिक 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 एंड देन फिर मैं आंसर बता रहा हूं क्योंकि टिक टिक खत्म हो रहा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, आपको याद रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 होते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड कुछ छूट गया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ नहीं छूटा। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं और चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। क्लियर, तो सिंपल। अगला क्वेश्चन है 7, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको याद रखना है। और याद क्या रखना है कि मोलरिटी वाटर की होती है 55.6, जिसको 55.5 भी कुछ लोग बोलते हैं, तो हम लोगों को 6 ऑप्शन में ऐसे ही चलना। चले आगे। नेक्स्ट है गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ऑस्मोटिक प्रेशर, इनमें से कौन सा है जिसमें विल ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट लिखना भूल गया, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से कौन है जिसका सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अभी जस्ट मैंने कहा कि जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो ग्लूकोज एक ही मॉलिक्यूल्स रहेगा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, बिकॉज दे कैन नॉट डिसोसिएट। सुक्रोज का भी वही हाल है, यूरिया का भी वही हाल है। बचा कौन, सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि सोडियम क्लोराइड पानी में जाने के बाद आयोनाइज होता है Na+ और Cl- में, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2, बाकी सब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे 1 रहेंगे। और अभी जस्ट हमने कहा है क्या कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स 2 हो रहे हैं तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर, द राइट आंसर इज सी। चले आगे गाइस, चलो इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8 के बाद 9, और 9 नंबर क्वेश्चन होता है द सेल सोइल इन, टिक 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 टिक, सॉल्व हो गया गाइस। द राइट आंसर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है और वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम सेल को डाल देते हैं तो वो सेल स्वेल कर जाता है। एग्जांपल के तौर पे किशमिश को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो स्वेल करता है। क्यों, क्योंकि बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर किसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल क्या कर जाएगा, स्वेल नहीं करेगा बल्कि श्रिंक कर जाएगा, मतलब वो अपने साइज से पचक जाएगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेल कर जाएगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ स्वेल। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ना ही वो स्वेल करेगा ना ही श्रिंक करेगा। तो जवाब भी आपको पता था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में आके आते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, टिक टिक टिक, कहानी खत्म, आंसर मिलाते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक्वा सोडियम क्लोराइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या देगा कैथोड पर। चलो एक्वा सॉल्यूशन क्या रहा, तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रहा हूं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। हाँ सर पता है, दिस इज कॉल्ड कैथोड, और कैथोड का हमें रिजल्ट जानना है। जैसे हम डालेंगे एक्वा सोडियम क्लोराइड को, एक्वस मतलब वाटर H+ और OH-, और दूसरा NaCl है तो NaCl भी आयोनाइज्ड होगा, Na+ और Cl-। अब जाहिर सा बात है ये माइनस की तरफ कौन जाएगा, H+ भी जा सकता है, Na+ भी जा सकता है, लेकिन डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, H+ का, तो प्रोडक्ट किसका बनेगा, H2 का बनेगा। क्लियर है। लेकिन यही अगर एक्वस नहीं होता, सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता, तब आप क्या करोगे, H को और OH को भूल करके तब प्रोडक्ट क्या बन जाता, सोडियम। सर कंफ्यूज हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वाटर एक्वस सोडियम क्लोराइड में, मैं पीछे आ जा रहा हूं, और यहां पर आप सिंपल देख लो, प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो हाइड्रोजन बनेगा। द राइट आंसर इज डी। मेरा दूसरा सवाल क्या था कि अगर एक्वस ना होकर के मोल्टेन रहे, फ्यूज रहे सोडियम क्लोराइड, तब आपका जवाब में क्या आएगा, सोडियम। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 10 के बाद बारी 11 की, ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, टिक टिक टिक, कहानी खत्म। एंड द राइट आंसर पे हम लोग बात करते हैं। अगर किसी का भी हम लोगों को ईएमएफ जानना है, मतलब सेल पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो याद रखना, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन रिडक्शन कर रहा, कैसे पता चलेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, +2 से 0 मतलब बढ़ा की घटा, घटा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और जिंक क्या हो रहा है, 0 से +2 बढ़ रहा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। आयरन का आप देखो, आयरन का जो वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, +0.41 वोल्ट माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन कितना दिया हुआ, -0.76। अब आपको कैलकुलेट करने आता है, माइनस माइनस प्लस दोनों को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा
प्लस 0.35 वोल्ट। सही है, चलो बिल्कुल सही है। लेकिन सर 0.35 जोड़ने के बाद आ रहा है, क्या ये सही है? नहीं 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 नहीं, गलती लग रहा है, ऑप्शन में वहां पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं, पहले जोड़ ही लेते हैं। 6 और 1 7, 7 4 11 के 1 भाग्यात्रा 1, मतलब प्लस में आएगा लेकिन 1.17, ये नहीं है सही, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं भी आंसर को ही देख के मार रहा था, लेकिन आंसर कुछ और लगा, मींस की कभी कभी गलती से भी मिस्टेक हो जाता है। चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द Al3+ सॉल्यूशन। चलो आंसर पे बात करते हैं। एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के ऊपर कितना प्लस है? 3+ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म एल्यूमिनियम? They require 3 electron and they become aluminium in the solid form. 3 electrons मतलब 3 इंटू 96,500 कूलम, और तब ये डिपोजिट होगा कितना, जिसका एटॉमिक मास है कितना, 27 ग्राम। ठीक है, लेकिन डिपोजिशन कितना है? 9 ग्राम है। अगर आपने 9 ग्राम चार्ज सप्लाई किया तो डिपोजिशन कितना हो जाएगा? x इतना बराबर इतना, 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 3 को नीचे डाल दीजिए x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 96,500 और डिवाइडेड बाय 3। पूरा राइटिंग मेरा खराब हो रहा है क्योंकि मैं फास्ट लिख रहा हूं। 3 से काट दिए, आंसर कितना हो जाएगा? 96,500। फीलिंग्स को समझो, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, कि मैं आपको समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी आप समझदार हो। चलो 12 खत्म। 12 के बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं गाइस। 12 के बाद 13 आता है, बिल्कुल सही। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स भी आप कह सकते हो। किसका? सेल कांस्टेंट का। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सेल? इनमें से कौन है जो सेकेंडरी सेल है? प्राइमरी सेल वो सेल जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज होगा ही। सेकेंडरी सेल वो जो एक बार यूज किए, डिस्चार्ज हुआ, फिर से हमने चार्ज किया, फिर यूज किया, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज किया, फिर यूज किया। तो ऐसे में कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका गाइस लीड स्टोरेज बैटरी। द राइट आंसर इज बी। बाकी ये दोनों जो भी है वो प्राइमरी सेल के कंसीडर में आता है। ठीक है। 14 इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज, एनोड कौन सा चार्ज होता है? एनोड इज नेगेटिव चार्ज। बच्चे को लग रहा होगा एनोड मतलब पॉजिटिव, नहीं, दैट इज एक्सेप्शन। आपको याद रखना है गैल्वेनिक सेल में जनरली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं, रीजन भी मैं बता देता हूं कि यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड्स को डाला जाता है, जिंक मेटल को, किसमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, इन द सेंस Zn2+ सॉल्यूशन में, और इस जगह पे दूसरी तरफ कॉपर आयन डाला जाता है Cu2+, और यहां पर कॉपर सॉलिड डाला जाता है। इस दोनों में होता क्या है कि जिंक Zn2+ में चेंज होता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करके कहां? जिंक इलेक्ट्रोड से कहां जाता है? कॉपर की तरफ जाता है। सही है, ये जिंक से कहां जाता है? कॉपर की तरफ जाता है। यहां पे जो कॉपर होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स का काम करता है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड्स का। लेकिन हम इसको एनोड बुलाते हैं। क्यों एनोड बुलाते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज है, इसलिए एनोड बुलाते हैं क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन हो रहा उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन और इस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। तो एक बात याद रखना, एनोड और कैथोड केमिस्ट्री इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वो पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इस बात पे निर्भर करता है कि जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड, चाहे वो निगेटिव चार्ज रहे या फिर पॉजिटिव चार्ज रहे। तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड्स पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एनोड नाम दे रहे हैं, एंड दे कैरिंग निगेटिव चार्ज। तो याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है। ये चले गाइस, चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा? जल्दी। द राइट आंसर इज टाइम इनवर्स। जो भी हो, सेकंड इनवर्स हो, मीटर हो गया, मतलब टाइम में सेकंड हो गया, सेकंड के बाद क्या होता है जी, आवर हो गया, इस तरह का मिनट हो गया, इस तरह का कोई भी टाइम इनवर्स होगा वही रेट कांस्टेंट होगा। किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2Cl2 2HCl ओवर वाटर इज, मतलब इसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कह सकते हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है। सर आपको कैसे पता यहां 0 है? 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये ऐसे होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करते हैं। इन द सेंस इस दोनों का कंसंट्रेशन आपने 10 लिया, जो प्रोडक्ट बना उसका हमको रेट ओवरऑल क्या मिला? तो रेट x मिला। हम कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, कितना कर दिए? 100 कर दिए, तब भी हमको रेट क्या मिला?
x मिल गया, और फिर हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, 1000 कर दिया, तब भी हमें रेट कैसा मिला, तो यहाँ पे रेट x मिला। इन द सेंस कंसंट्रेशन आप जितना भी बढ़ा लो रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ऐसे ही रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसमें से एक एग्जांपल है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। मतलब आपको याद रखना है H2Cl2 2HCl जो बना रहा है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और कुछ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद गाइस 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा यूनिट है, ये वाला फिर आ चुका है तो वही हो जाएगा गाइस, आपको पता है टाइम इनवर्स, ठीक है। चलो गलती से मिस्टेक हो गया था, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। 90 नंबर में कहता है टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा डेरिवेशन सॉल्व करके लिखते हैं। द राइट आंसर इज बी। कितना हो जाएगा 0.693 बाय के, ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। चले आगे गाइस, चलो ऐसे सॉल्व तो इसको भी करना था बट करेंगे नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा मेमोराइज भी रखना पड़ेगा ताकि आपका आंसर कुछ समय में ही सॉल्व हो जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज, क्या है रोल कैटलिस्ट का, क्या चीज वो चेंज करता है, गिब्स एनर्जी रिएक्शन को चेंज करेगा नहीं, इंथैल्पी को चेंज करेगा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा, तो जवाब है सी। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन को ये क्या कर देगा, चेंज कर देगा, कौन, आपका कैटालिस्ट, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सिस्टम ऑफ, मतलब फॉग जो होता है, वैसे लोग पूछते भी हैं कि क्या चल रहा है, तो इन द सेंस फॉग चल रहा है, तो मैं आपसे पूछूं कि फॉग जो है वो किसका एग्जांपल है, तो सिंपल सा जवाब आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड इन गैस। फॉग किसका एग्जांपल है, लिक्विड का इन गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लायोफिलिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा लायोफिलिक सॉल्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा गाइस फॉग, क्योंकि मिल्क, गम और ब्लड ये तीनों का तीनों लायोफिलिक कोलॉइड्स है, क्योंकि दो तरह के कोलॉइड्स होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक, तो मिल्क, गम और ब्लड ये तीनों आपका लायोफिलिक सॉल्ट। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज, प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा, एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्या कहता है डिस्पर्जन ऑफ अ लिक्विड ऑन सॉलिड इज कॉल्ड, द डिस्पर्जन ऑफ लिक्विड, मतलब जो डिस्पर्स करता है कौन, लिक्विड, कहां से, ऑन सॉलिड इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं जेल। मतलब पार्टिकल्स जो है वो किस का, सॉलिड का पार्टिकल्स लिक्विड में मिक्स होकर करके जो बनेगा उसको हम लोग जेल कहते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज, मतलब इस अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल्स कौन है, तो राइट आंसर इज एल्यूमिनियम, ठीक है। अगला सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड विद, सल्फाइड ओर किससे कंसंट्रेटेड है, तो सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं, नाम है फोर्स स्लॉटिंग मेथड। विच ऑफ द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मैलेकाइट, मैलेकाइट एक तरह के ओर्स का नाम है, और इससे आपको कौन सा मेटल मिलेगा, तो राइट आंसर इज कॉपर, क्लियर। अगला है 28 द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इन, इनमें से कौन सा ओर्स है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट है, हेमेटाइट है, डोमोटाइट है। आपको हेमेटाइट के बारे में तो पता है कि हेमेटाइट आयरन का है, यहां आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, क्लियर। चलो 29 क्वेश्चन कहता है गैलेना इज एन ओर्स, मतलब गैलेना किसका ओर्स है, तो आंसर होगा लीड का, गैलेना इज द ओर्स ऑफ लीड। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन केस ऑफ H2S2O8। आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हाइड्रोजन का क्या मात्रा है, +1, ऑक्सीजन का गाइस -2। इसको यहां पुटअप कर देते हैं, क्या पुटअप कर देते हैं, H2S2O8, सल्फर का निकालना है इसलिए क्या लिखेंगे 2x, हाइड्रोजन का क्या लिखेंगे +1 × 2 + 2x -2 × 8 = 0, सही है। यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे +2 + 2x -16 = 0, तो 2x = 16 - 2, घट के क्या गया, घट के आ गया 2x = 14, तो x = 14/2 कट के आ गया गाइस आंसर 7 + 7 होगा, इसके आंसर इज डी, क्लियर है। इस तरह से हम लोग किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बोर्ड में पूछे जाते ही हैं। चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जस्ट इसके बाद, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, 31 H3PO3 इज, ये कैसा है, मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है, या टेट्राबेसिक है, या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो बेसिसिटी जानने के लिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें फास्फोरस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा, एक OH होगा,
दूसरा OH होगा और तीसरा हो जाएगा गाइज H। ठीक है, इसमें कितने OH नजर आ रहे हैं? 2 OH नजर आ रहे हैं तो ये डाइबेसिक एसिड होगा, 3 OH नजर आता तो ट्राइबेसिक, एक नजर आता तो मोनोबेसिक एसिड। क्लियर? तो ये आंसर है डाइबेसिक एसिड। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाने के लिए, स्ट्रक्चर आएगा तो आप बेसिसिटी आराम से बना दोगे, जितना OH उतना बेसिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े, चलो 32, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर होता है? तो आंसर हो जाएगा सी। कैसे? अब यहां देख लो NO2+, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने लॉस कर दिया तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 4। ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, हाँ सर जुड़ तो गया। और दूसरा ये कितना कंप्लीट किया? 2 2 4 2 6 2 8, ये कंप्लीट कर दिया। नाइट्रोजन में अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में अगला जो ऑक्सीजन जुट रहा है वो भी डबल बॉन्ड के साथ जुट रहा, हाँ सर ये बात तो सही है, ये डबल बॉन्ड के साथ यहां जुटा, ये डबल बॉन्ड के साथ यहां जुटा, दोनों जगह डबल डबल बॉन्ड जुटा, तो दोनों जगह डबल बॉन्ड जुटा तो इसका मॉलिक्यूलर टाइप कैसा हो गया? ए सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम कितना? 2 AB2, और AB2 का कौन सा शेप्ड होता है? लीनियर शेप्ड। सिंपल सा बात समझ में आ गया, NO2। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, मतलब ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर करके, हर बार रोके हम नहीं, आप खुद रुक जाओ और रोक करके पहले सॉल्व करो। 33 के बाद 34, द केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स इज, केमिकल नेम क्या है बोरेक्स का? तो आंसर है सोडियम टेट्राबोरेट, आंसर ए। 34 के बाद 35 में आता है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 इज नोन एज, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? आपको पता है ना, चलो हैलोजन कहते हैं। 36, which of the following oxide is most acidic, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? N2O5, P2O5, SbO5, AS2O5, तो जवाब है गाइस N2O5, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब नाना पापा अम्मी सब बीमार। ठीक है, ये 5 ग्रुप 15 से बिलोंग्स करते हैं और इसका बना हुआ कोई भी ऑक्साइड जो होता है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा किस वाले पे होगी? नाइट्रोजन वाले पे होगी। सिंपल सा बात याद रखना, आंसर मिल गया। Which of the following has zero dipole moment, इसमें से किसमें जीरो डायपोल मोमेंट होगा? तो याद रखना कि अगर एक कार्बन में चारों एक जैसा ग्रुप जुटा है तो डायपोल मोमेंट जीरो, मींस कि वो नॉन पोलर है, तो जवाब आपको ऐसे मिल गया, सी, सॉरी डी, CCl4। अगला है, द एलिमेंट शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज, डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? तो आंसर हो जाएगा गाइस मैंगनीज, मतलब सेंट्रल एटम जो भी होगा, कैसा है सेंट्रल एटम? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इन सब में अगर हम लेते हैं तो मैंगनीज में सबसे ज्यादा होगा क्या चीज? मैंगनीज में सबसे ज्यादा होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करने की क्षमता। क्लियर? 38 के बाद बारी किसकी गाइस? 39 नंबर क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो नहीं बनाता है? जिंक, कॉपर, आयरन या लीड? जवाब है आयरन। तो सर यही है कि जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर करेगा। कॉपर ऑक्साइड का भी वही कहानी है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेव कर सकता है। लीड ऑक्साइड का भी वही कहानी है, एसिडिक और बेसिक दोनों बना सकता है। मतलब आपको याद रखना है कि कौन कौन से ऑक्साइड, जिंक, कॉपर और लीड के जो ऑक्साइड्स होते हैं, एल्यूमिनियम भी एक और एग्जांपल याद रख लेना, एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्लियर? तो इसमें पूछा था आपसे कि कौन सा नहीं है? आयरन नहीं है। आयरन का जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक नेचर का नहीं होता है। एम्फोटेरिक मतलब डुअल नेचर का, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। 40, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स इज, एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड दोनों को ले लियो, उसमें दोनों में क्या हमें दिख रहा है कि भैया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आंसर आपको याद रखना है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का होता है, एक्टिनॉइड्स का भी और लैंथेनॉइड्स का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यूपिक नेमिंग ऑफ K3FeCN का होल 6, और इसका नाम लिखने का एक तरीका होता है, वो आपको पता ही होगा, बस मैं यहां लिख रहा हूं। लिखा है आपने ना? हाँ लिखा तो है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। कैसे मिला है सर? K3 पोटासियम, 6 हेक्सा, CN साइनो, आयरन फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए +3 - 6, घटकर -3 है, -3 उधर गया, +3, मतलब आंसर डी हो गया। चलिएगा गाइस, बिल्कुल सही है सर।
अगला क्वेश्चन है 42, द शेप ऑफ CuNH3 का होल 4 इज ए स्क्वायर प्लैनर। शेप कैसा का? स्क्वायर प्लैनर डायहाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2 प्लस इन द कॉम्प्लेक्स। इस बड़ा आसान सा सवाल। एक शेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल शेप्ड है तो ये कंफर्म है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। लेकिन अगर शेप में हमारे स्क्वायर प्लैनर कह रहा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है dsp2। सच में सर? हाँ बाबू सच में। ये आपको याद रखना होगा कि sp3 हुआ तो टेट्राहेड्रल, dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लैनर। तो शेप से आपको हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है यहां, और किसी भी चीज का कोई खेल नहीं है। मैंने क्या बताया कि अगर स्क्वायर प्लैनर हो रहा तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 और टेट्राहेड्रल हो रहा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है निकेल का। तो निकेल को क्या लिखिएगा? XCO का क्या होता है? 0 × 4 = 0। मतलब राइट आंसर इज बी। इतना सा काम था, बिल्कुल इतना सा काम था, बस आपको याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन सॉल्व। 43 के बाद 44, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर आयोनाइजेबल, ओनली प्राइमरी वैलेंसी आर नॉट आयोनाइजेबल। आंसर हो जाएगा गाइस ए। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उसकी आयोनाइजेबल होती है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं CuNH3 का होल 4 और ये 2+, अब सिंपल समझो, ये जो 2+ है ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है और ये जो 4 है ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। मतलब दो तरह की वैलेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाला आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वाला आयोनाइजेबल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया गाइस? आंसर हो गया ए। 44 के बाद 45, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6 इज। हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आंसर आएगा गाइस क्या? तो इसका आएगा D2sp3। सर आप कैसे कैसे निकाल दिए? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसके ऊपर 2+ लगेगा। सर ये आपको कैसे पता? आप निकाल लो, -6 + 4 उधर जाएगा, कट जाएगा, +2। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, आर्गन 18, 4s2 and 3d6, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, 4s 0 हो गया। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 3d में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और एक 6। और जो आपके पास CN जुटा हुआ है स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स, और स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स क्या करेगा? शिफ्टिंग कर देगा। इसके इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर देगा, यहां खाली, इसका इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये खाली। तो ये खाली कौन सा हुआ? D ना खाली हुआ। तो 2d में और कितना? sp3 में। तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3। क्लियर है? चलो, तो आंसर हो गया गाइस यहाँ पे C, 45 का C। 45 के बाद आगे आ रहे हैं 46, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3 CrOX का होल 3। OX ये आपका, अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटल एजेंट है तो इसको 2 कंसीडर करते हैं, इनटू 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर हो जाएगा गाइस 6। द राइट आंसर इज 6। और मोनोडेंटेट होता तो वहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना नंबर में वो होगा। अगला क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइब्रिडाइज्ड इन SN1 मैकेनिज्म। अल्काइल हैलाइड कौन सा है जो कि SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? वहां देख लेना बाद में, पहले मेरी बात समझ लो। SN1 का ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्सरी जो अल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा कोशिश करेगा SN1 रिएक्शन को फॉलो करने का। और यहाँ पे कौन है? ये CH2 है, सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये टर्सरी। आंसर क्या बनता है? टी। बस एक चीज याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो टर्सरी वाला ज्यादा शो करेगा किस चीज को? तो SN1 मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को। चले गाइस, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में जाती जाएंगी ना तो आंसर पट बनना स्टार्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन में। और रैंडमली ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, A, B, C और D। चारों डिफरेंट ग्रुप होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन 2 ग्रुप भी एक जैसा होगा, H तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं तो यहाँ 2 एक जैसा सेंट्रल तो ये ना बनेगा, 2 एक जैसा हुआ नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें भी 2 साइड पे अगर आप देखोगे तो CH2 जुड़ जाएगा, ये भी कहानी खत्म। क्लियर? तो इन द सेंस यहाँ पर आंसर, सॉरी इसका आंसर नहीं दिया हुआ, चलो हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे सर? ध्यान देना, ये CH3 है, फिर कौन है? CH2 है, फिर C के साथ H है, उसके ऊपर कौन है? Br, इसके बाद कौन है? CHO। आप यहाँ देखो 1 2
3 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, और जब 4 डिफरेंट ग्रुप होगा तब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे 48 के बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं, और वो क्वेश्चन है गाइज आपका 49। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से क्या है जो आपको मिलेगा जब आप अल्काइल हैलाइड को RX को ट्रीट करोगे किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, लेकिन कौन सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस। अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये पोटेशियम हैलोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा, और इसका नाम आपको पता है कि इसका नाम क्या है, OH मतलब अल्कोहल बनाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। 49 के बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा, 50 नंबर क्वेश्चन, और 50 कहता है रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो इसको कौन सा रिएक्शन कह सकते हैं, उर्ज रिएक्शन, कॉल्स या क्लेमेंसन रिडक्शन। आंसर हो जाएगा उर्ज रिएक्शन। कैसे, ध्यान देना, अल्काइल हैलाइड है RX, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ऐसे केस में दोनों हैलोजन ग्रुप निकल जाएगा, R के साथ R जुड़ जाएगा और यहां हो गया 2NaX, मतलब यहां पर आपका बन गया एल्केन। सही है, मतलब उर्ज रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम हुआ जिसमें सोडियम मेटल का इस्तेमाल करे हैं हम लोग। अगला 50 के बाद है नेक्स्ट कौन, 51, विच अमंग द फॉलोइंग हैलोजन कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब नहीं होता है आग लग गया तो करके बुझाया जाता है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 51 के बाद 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, मतलब हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर पहले हुआ करता था उसमें हम लोग यूज करते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसा कौन नजर आ रहा, तो इन द सेंस ये है आंसर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता था फ्रीज में, AC में, लेकिन ये ओजोन डिप्लेशन होता है इसलिए इसको अभी हटा दिया गया, इसलिए इसकी जगह पे दूसरे गैस का इस्तेमाल होता है। फिनॉल गिव्स व्हेन हीटेड विद जिंक, फिनॉल कब देगा, जब इसको हीट करेंगे किससे, फिनॉल गिव्स व्हेन हीटेड विद, मतलब फिनॉल क्या देगा, सवाल कहने का ये कोशिश कर रहा है कि ये फिनॉल है और फिनॉल को जिंक के साथ आपने रिएक्शन करा दिया, तब क्या बनेगा पता है आपको, बनेगा यहाँ पे बेंजीन। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बेंजीन। सही है, क्या मिला आपको, बेंजीन मिलेगा। कब, जब फिनॉल को आप रिएक्ट करोगे किसके साथ, जिंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेगा 54, which among the following is prepared by Williamson synthesis। विलियमसन सिंथेसिस से आप क्या बनाते हैं, आपको याद है, याद है, याद है, बिल्कुल याद है कि विलियमसन सिंथेसिस से हम सर इथर बनाते हैं, आंसर डी। क्लियर, अल्कोहल का इस्तेमाल होता है इसमें, बनाते क्या है, इथर बनाते हैं। 55 क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है बच्चा 3 2 1, मतलब टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब ये अल्कोहल है ना, CH3 CH2 और क्या, OH। डिहाइड्रेशन मतलब OH और H यहां से बाहर निकल गया तो क्या बना दिया, H2, और डिहाइड्रेशन हुआ तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डिहाइड्रेशन हुआ। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर कौन है, कौन ज्यादा अच्छे से डिहाइड्रेशन में जाएगा, तो टर्सरी ज्यादा जाएगा, उससे कम सेकेंडरी जाएगा, उससे कम चांसेस है कि प्राइमरी डिहाइड्रेशन में जाए, ये ऑर्डर हो गया। क्लियर। 55 के बाद अगला क्वेश्चन है 56, और 56 क्वेश्चन कहता है इथर इज मोर वर्लेटाइल, इथर ज्यादा वर्लेटाइल है अल्कोहल से, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज ड्यू टू, कारण क्या, देखते हैं बाबू, जो इथर होता है ना ROR, फिर कौन ROR, एक इथर दूसरे इथर से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन अल्कोहल, एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करवाता है। कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करवाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन इथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो यहां पर रीजन होगा प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इथर। अल्कोहल हैज रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नहीं, अल्कोहल हैज इंटरमीडिएट एट इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, तो अल्कोहल के पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन इथर के पास नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे बात करें, 56 तो हम लोगों ने पारघट लगा दिया। 56 के बाद बारी आएगी 57, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मतलब अगर आपको अल्कोहल आके दे दिया जाए, कोई प्राइमरी अल्कोहल है, कोई सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई टर्सरी अल्कोहल है, तो तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे, तो सर हम तीनों टेस्ट करेंगे, तीनों में से कोई भी टेस्ट करेंगे वो डिस्टिंग्विश कर देगा। ऑक्सीडेशन मेथड से भी आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ल्यूकेस टेस्ट से भी कर सकते हो, विक्टर मेयर टेस्ट तो होता ही है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 57 के बाद अगला है गाइस 58, रायमंड-टेमन रिएक्शन सिंथेसाइज। अगर आप रायमंड-टेमन रिएक्शन कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, बस याद रखना, रायमंड-टेमन रिएक्शन गिव प्रोडक्ट सैलिसल्डिहाइड,
डिहाइड। नेक्स्ट कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, इनमें से कौन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो कौन दे सकता है, तो बी इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल में भी कौन, इथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथाइल एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। क्लियर। अगला है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो इनमें से कौन है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, मिथानल, इथानल, अल मतलब अल्डिहाइड है, मिथानल का फॉर्मूला HCHO और इथानल का फॉर्मूला CH3CHO। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड ही सोचना, बाकी कुछ मत सोचना, ठीक है। प्रोपानल और फिर प्रोपेनॉन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है सर, देख बाबू ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, और अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, मींस की आंसर क्या हो गया, ए, बाकी सब देगा। कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में जो फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन से जुटा है वो कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से ये जो हाइड्रोजन जुटा है ना वो अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अन्यथा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो मेथेनॉल हो गया, और कौन, बेंजल डिहाइड, ये दो ऐसे आपको कंपाउंड में नाम याद रखना है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। छोटा सा बात याद रखिएगा, आंसर आपका बोर्ड का सॉल्व, क्या कि भैया मेथेनॉल एंड बेंजल डिहाइड डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर। 60 बाद अगला क्वेश्चन है 61, उसको देख लेते हैं। 61 क्या कह रहा कि क्लेमेंसन रिडक्शन कन्वर्ट अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि अल्डिहाइड और कीटोन्स किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो जब हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कीन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इनमें से कौन है जो ज्यादा बेसिक है, तो सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, और सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, सी। 62 के बाद अगला है 63, सेंड मेयर रिएक्शन कन्वर्ट एनिलीन इनटू, सेंड मेयर रिएक्शन एनिलीन को किस में कन्वर्ट करता है, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, याद आ रहा आपको, हाँ दैट इज हेलोबेंजीन, आंसर है। नेक्स्ट है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज ए कैरल, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो ए कैरल है। कैरल का मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, और ए कैरल में आंसर आपका आ जाएगा ग्लाइसिन। वो कैसे सर, ग्लाइसिन में क्या होता है, HH होता है, यहाँ COOH होता है, और दूसरे टाइप कौन होता है, NH2 ग्रुप, तो HS दोनों मिल गया। ये तो कैरल नहीं रहा, ये क्या रहा, ए कैरल। बाकी के जितने भी एमिनो एसिड होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, कैरल होते हैं। 64 के बाद 65, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस नॉट फाउंड इन DNA, इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो नहीं पाया जाता DNA में, सर ये हमको पता है, बता दे, यूरासिल। यूरासिल किसमें होता है, RNA में होता है। 66, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी क्या नहीं प्रोड्यूस करता, एंजाइम्स, वो तो करता ही है, DNA होता तो है, विटामिन और हार्मोन, हार्मोन तो रिलीज करता है, नहीं होता तो विटामिन। क्लियर। 67, एंटीबॉडीज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, अगर टाइफाइड का इलाज कराना है तो कौन सा दवा हमको देना पड़ेगा, जवाब का है क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। किस चीज के लिए, टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरामफेनिकोल का। 68, विच ऑफ नॉट करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा, विटामिन B1 बेरी बेरी कॉज करता है, चलो हाँ सही है, B1 बेरी बेरी। विटामिन C स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन D रिकेट्स, हाँ ये भी सही है। विटामिन ए पर्निशियस एनीमिया, नहीं, विटामिन ए रेटिनॉल कॉज करता है, आंख वाला, याद आ रहा, रेटिनॉल उसका नाम हुआ, कॉज क्या करता है, ज़ेरोफ्थैल्मिया, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी कि करेक्ट मैच नहीं है एक। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 68 फिर से आ गया, चलो ठीक है, 68 फिर से आ गया था, फिर से सॉल्व कर दिया। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर्स है, इथिलीन का नहीं, बेंजीन नहीं, आइसोप्रीन, द राइट आंसर इज सी। एंड द 70 नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन होगा, चलो 69 के बाद 70, CF2 इज अ मोनोमर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, CF2 किसका मोनोमर्स है, टेफ्लॉन, जिप्टेन, नायलॉन 6 एंड गुना 6, और आपको पता है जवाब टेफ्लॉन इज द राइट आंसर, ये मोनोमर्स है और इसका पॉलीमर्स बनाया जाता है। क्लियर। तो 70 क्वेश्चन का आज का हमारा टारगेट था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और ये वो सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड में रैंडमली पूछे जाते हैं। अगर आपका इन सारे पे प्रैक्टिस है तो आपका एग्जाम काफी अच्छा जाने वाला है गाइज। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।